हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ज्ञान सेतु चैनल पे मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और आज एक फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जैक के द्वारा प्रकाशित किया हुआ प्रश्न है। आप इसके साल पर नहीं जाइएगा, ठीक है। इनके क्वेश्चंस पे जाइएगा, क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, वो नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप कहीं से भी हो, बस कंटेंट को पढ़ा कीजिए और उसको बढ़िया से गेन कीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। तो कक्षा 8 के सभी छात्र तैयार हो जाएं। इस बार आपकी परीक्षा समय से थोड़ी जल्दी ही होगी, ठीक है। और बार बार कहना सही नहीं लगता, पर चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, है ना। चलिए तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हालांकि मुझे आशा ये है कि अभी तक का आपका सिलेबस तो जहाँ भी हो आप स्कूल के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से पूरा कर रहे होंगे, है ना, पूरा कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। वैसे जीव जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म जीव से तो आप परिचित होंगे ही। इनका जीव निवास स्थान कहाँ पर रहते हैं, तो हमें पता है कि ये वायु में भी मिल जाते हैं, पानी में भी मिल जाते हैं, जीवित वस्तुओं में, मृत वस्तुओं में, मिट्टी में, मतलब ये सभी जगह ही मिल जाते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जगहों में मिल जाते हैं, है ना, ये सभी जगहों में ही मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो पोलियो आपका विषाणु से फैलता है, रिंगवर्म विषाणु से फैलता है, हैजा जीवाणु से फैलता है। ये रहा मलेरिया, तो मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। कौन से मच्छर से मलेरिया फैलता है, क्या आपको पता है किस मच्छर से मलेरिया फैलता है। तो आपका मलेरिया जो फैलता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में भी कर लीजिए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल है, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न ये है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है। बायोडीजल जो होता है उसके निर्माण में कौन सा जीव सहायक है, कौन सा सूक्ष्मजीव, तो वो शैवाल है। शैवाल जो है वो बायोडीजल जो क्या जिसको बोलते हैं, हाँ, ये बायोडीजल को एक हिसाब से जीवित डीजल भी बोल सकते हैं, जीवित डीजल, जिसके निर्माण में शैवाल सहायक होता है। ये जीवित डीजल या बायोडीजल जो भी कहें आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। यहाँ यहाँ थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा कि जो अमीबा है, अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है, माइक्रोप्लाज्मा भी एक कोशिकीय जीव है, अशुतुरमुर्ग का अंडा भी एक कोशिकीय जीव है। पर यहाँ आपसे पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में जो होते हैं गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस धातु की भौतिक अवस्था दर रूप में होती है। आप अपने कक्षा में पढ़ने के समय धातु व धातु से तो परिचित ही होंगे, जिसमें से धातु की अपनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था अधिकतर होते हैं, पर एक धातु ऐसा है जो द्रव यानी कि पानी के रूप में हमें मिल जाते हैं, और वह है पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। अगला दिया है कि एक्सरे, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग होता है। तो ये लेड है, लेड का इस्तेमाल एक्सरे करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम, यूरेनियम
झारखंड के जादूगढ़ा में यूरेनियम की प्रचुरता है। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है इसी प्रश्न से लेकर के कि झारखंड में कोयला कहाँ सबसे अधिक मिलता है, अभ्रक कहाँ सबसे अधिक मिलता है, अयस्क कहाँ सबसे अधिक मिलता है? हमको ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झारखंड के किन किन जिलों में कोयला सबसे ज़्यादा है, अभ्रक सबसे ज़्यादा है, अयस्क सबसे ज़्यादा है, किस जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट करके चादर बनाई जा सकती है। तो धातुओं के अपने अपने गुण होते हैं। तन्यता जहाँ पर हो गया, तन्यता यानी कि हम उसको खींच के एकदम पतली सी लंबी सी तार में उसको बदल सकते हैं। ठीक है, और आधात वर्धनता जो होता है, इससे हम पीट कर किसी वस्तु को हम पतली चादर बना सकते हैं। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा आधात वर्धीय नता। ठीक है, आधात वर्धीय नियता हो जाएगा आपका सही आंसर। आप आधात वर्धनता वह गुण है जिससे हम पीट करके पतली चादर बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सा है? तो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिसको, हालांकि जो विद्युत है, जो ऊष्मा है, वो सभी धातुओं में चालक होता है। पर पारा जो ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसमें उसका संचलन बाकी के मुकाबले कम होगा। एल्युमिनियम में, चांदी में, सोना में ठीक है, पर इन तीनों के मुकाबले पारा में भी होगा, पर पारा में कम होगा। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न बन जाएगा कि चांदी जो है विद्युत का सबसे उत्तम चालक होता है, चांदी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का कुचालक है, कुचालक पूछा है। तो आधा नींबू का रस में विद्युत सुचालक होता है, ये भी विद्युत का सुचालक है, ये भी सुचालक है। पर अशुद्ध जल, इसका मतलब होता है शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते नहीं हैं, तो विद्युत का संचरण उसमें हो नहीं सकता है। अगला प्रश्न है कि किस धातु पर इच्छित धातु निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा विद्युत लेपन। इसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल का जो हैंडल होता है वो लोहे का होता है, पर उसका बाहरी चमक बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, और वह प्रक्रिया विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें आंतरिक जनन होता है? तो मछली, स्टारफिश और मेंढक ये सब में बाहरी जनन होते हैं, पर मुर्गी जो है इसमें आंतरिक जनन होता है, मुर्गी में। हाइड्रा में जनन की विधि, तो हाइड्रा आलू की तरह मुकुलन करता है, तो इसका हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है? आप जितना पृथ्वी से ऊंचा जाइएगा, आपका वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। जितना ऊपर उठेगा उतना घटेगा, जितना ऊपर उठेगा उतना घटेगा। एक टाइम ऐसा है कि वायुमंडल आपको खींचेगा ही नहीं। 16 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक जो है वो पास्कल भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ही इसके मात्रक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्क यानी कि जैसे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे हाथ या हमारे पैर चलते, तो हमारे पैर ज़मीन से टच करते हैं। अगर हमको किसी को मारना है तो हमारा हाथ टच करेगा, या हमारे पैर टच करेंगे जैसे, तो वो हो गया संपर्कित बल। पर जैसे हम लोग कोई वस्तु आसमान की ओर फेंकते हैं तो वह स्वतः ही धरती की ओर गिरती है, तो यहाँ धरती उस पर कोई बल नहीं लगाती है। ठीक है, और सॉरी, बल लगाती है, पर वह बल किस माध्यम से लगाती है हमें दिखता नहीं, क्योंकि धरती के तो हाथ कोई निकलते नहीं कि वो कोई वस्तु खींचेगी। ठीक है, उसी तरह चुंबक से हम लोग कोई वस्तु खींचते हैं तो चुंबक के भी हाथ पैर निकलते नहीं हैं, यानी कि अगर हम रस्सी से खींचेंगे तो हमको खींचना पड़ेगा, रस्सी एक माध्यम हो गया।
पर चुंबक या गुरुत्वीय बल में कोई माध्यम दिखता नहीं है, ठीक है, तो वहां पर जो होगा असंपर्कित बल हो गया, गुरुत्वीय बल असंपर्कित हो गया। आप अपने सर पे पेन लीजिए, रगड़िए और फिर जमीन से सटाइएगा तो जमीन के छोटे छोटे कणों को खींच लेगा, वो भी एक असंपर्कित बल हो गया, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल ये असंपर्कित बल है। इन बलों को इस्तेमाल करने के लिए हमें वस्तु को टच करने की आवश्यकता नहीं है, पर घर्षण बल जो है, घर्षण बल में हमें वस्तु को टच करने की आवश्यकता पड़ जाती है। घर्षण बल कि हम चलेंगे, हम दीवार में कील ठोकेंगे, या फिर हम गेंद को सड़क पे उसको लिपटवाएंगे, या फिर हम दौड़ेंगे, या फिर खिलाड़ी है तो खेलेगा, या फिर हम डांस करेंगे, तो हमारे पैर, हमारे हाथ कुछ ना कुछ जमीन को टच करेगी, है ना। तो इस तरह की बातें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? तो अदहनशील का मतलब तो जो नहीं जलेगा, तो लकड़ी जल जाएगी, कोयला जल जाएगी, पेट्रोल भी जल जाएगी, तो आपका बचता पत्थर। पत्थर नहीं जलता है ना, पत्थर नहीं जलता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कौन है? तो अगर हमको आग लगाना है तो हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती है ना। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है आग को लगाने में। अब अगला प्रश्न देखिए कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? तो सोनार जो होता है, जब चांदी या सोने को पिघलाता है तो जो उसका मोमबत्ती या फिर जो आग आग का जो स्रोत होता है, बिल्कुल सबसे बाहरी भाग को वह सोने या चांदी के सामने रखता है, यानी कि सबसे बाहरी भाग जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो अगर एक्स और एक्स मिलेगा तो फीमेल पैदा होगा, और एक्स और वाई गुणसूत्र मिलेंगे तो मेल पैदा होगा, है ना। तो हमसे यहाँ मेल के बारे में ही पूछा है, मेल चाइल्ड पूछा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स और वाई गुणसूत्र मिल जाएंगे तो मेल चाइल्ड बॉर्न होगा। अगला वाला, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में एड्स को यानी कि एड्स से हम कैसे बचें, संक्रमित होने से कैसे बचें, या दूसरों को कैसे बचाएं, उससे उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ठीक है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव का सामान्य अवधि क्या है? स्त्रियों जो मासिक चक्र होता है, जो पीरियड आते हैं, वो 28 दिनों के अंतराल में एक बार आता है, ठीक है। अब अगला बोला है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण यानी कि हमारे घर में, सामान्यतः घर में जो दर्पण लगे हैं उसमें जब हम लोग अपने फेस को देखते हैं, तो अगर हम दाएं कान, जैसे लड़कियां अगर दाएं कान में कान वाली को पहन रहा है, तो आईने में जो प्रतिबिंब है वो भी एग्जैक्ट अपने दाएं ओर, यानी कि मेरे हिसाब से बाएं ओर होना चाहिए, पर वो दाएं ओर पहनती, यानी कि वहाँ से वो जो प्रतिबिंब आ रहा है वह एक तरह का आभासी प्रतिबिंब है। अगर वास्तविक होता तो ये उल्टा होता है ना। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी देख सकता है, जैसे कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है जो इस छड़ी के माध्यम से यहाँ पर वो देख रहा है और यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है।
यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है, तो क्या इसको यहाँ वाले देखने वाले व्यक्ति को क्या मोमबत्ती नजर आएगी क्या, कि यहाँ यहाँ से उसका नज़र यहीं तक आके अटक जाएगा, इसके नीचे तो अपने आप जाएगा नहीं ना, तो यह व्यक्ति नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस जगह पर पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो वह जो व्यक्ति है यहाँ से स्पष्ट ये अपने मोमबत्ती को देख सकता है, क्योंकि पेरिस्कोप इस दृश्य को प्रतिबिंबित करके यहाँ के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, पेरिस्कोप के माध्यम से। ठीक है, तो वह पेरिस्कोप के माध्यम से हो जाता है। अगला बोला है कि आँख में प्रवेश करने वाली किरणों को कौन नियंत्रित करता है। जब कभी आप धूप में अचानक बाहर निकलते हैं तो कभी धूप बर्दाश्त नहीं होती है, या कभी आप धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पूरा कमरा ही अंधेरा लगता है, तो उस समय आप बाहर जब निकल रहे हो या फिर अंधेरे कमरे में एंटर कर रहे हो, तब आपके आँखों में जो समंजन क्षमता है उसको कोई कंट्रोल करता है, जिसको लोग अपनी भाषा में पुतली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लोग पुतली। तो आपका पुतली सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली वर्षा ऋतु फसलें दो तरह की होती हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, दलहन दाल हो गए, तिलहन तेल हो गए। ठीक है, दलहन जिनसे दाल बनते, तिलहन जिनसे तेल बनते। जैसे दलहन में आपका आ गया दाल, कोई भी दाल, जैसे चना का दाल हो, मूंग की दाल हो, उड़द की दाल हो, अरहर की दाल हो। ठीक है, और तिलहन में आ गया तेल वाले, जैसे बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। तो ये दोनों अपने जगह पर अलग है, पर रबी और खरीफ का मतलब हो गया, रबी को हम लोग विंटर सीजन में लगाते हैं, अब खरीफ को हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं। तो यहाँ आपका पूछा कि ऋतु, वर्षा ऋतु में हम लोग जब जिसको लगाते हैं, तो वर्षा ऋतु में हम लोग किसको लगाएंगे, खरीफ फसलों को लगाएंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप कमेंट में हमको रबी फसल के दो उदाहरण और खरीफ फसल के दो उदाहरण ज़रा सेंड कीजिएगा, तो लिख के देखते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, अरे हमको चिंता करना पड़ेगा ही ना। आप लोग खुद का टेंशन कितना रख रहे हैं, वो तो हमको थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, बड़ा भाई होने के नाते हमको थोड़ा तो बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वपोषी का उदाहरण। तो स्वपोषी यानी कि जो खुद का पोषण स्वयं करता है, किसी किसी के निर्भर नहीं होता, किसी के भी ऊपर। जैसे हम लोग निर्भर होते हैं, हम लोग बिना पेड़ पौधों के जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग का हर एक भोजन का जो माध्यम है, स्रोत है, वो या तो पेड़ पौधा या तो जीवित प्राणी है ना। मान लीजिए कोई शाकाहारी है तो पेड़ पौधों के माध्यम से जीवित है, और कोई मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है तो पेड़ पौधा भी हो गया, जीवित जंतु भी हो गए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ हो गए, पेड़ जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। यहाँ गाय गाय घास पर निर्भर हो गए, बकरी भी घास पर निर्भर हो गए, तिलचट्टे भी कुछ कोई ना कोई चीज़ों पर निर्भर हो गया। पर अमरुद जो होता है, अमरुद स्वयं स्वयं किसी पर निर्भर नहीं, स्वयं वह जल के स्रोतों तक पहुँचकर जल को प्राप्त करता है, इसलिए वह स्वपोषी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। तो हार्वेस्ट करने का तरीका जो होता है, मशीन की कटाई को कहते हैं, ये फसलों की कटाई को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हमारे गांव में, अब गांव में रात को बाहर निकलिए, अगर अमावस्या की रात है या अंधेरी रात है, तो आपको आसमान बिल्कुल साफ, सभी तारे टिमटिमाते हुए एकदम मोती के जैसे जड़े हुए दिखेंगे। पर शहरों में जाइए, आपको आसमान दिखेगा ही नहीं। तो उसका मेन वजह क्या है, आ- क्योंकि शहरों में पूरे दिन रात गाड़ियां चलती हैं, तो गाड़ी के धुएं, गाड़ी के चलने के कारण जो धुएं निकलते हैं, जो धूल निकलते हैं, वो सारे आसमान में एक परत बना लेते हैं, जिस कारण से हमें स्पष्ट वह चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि गांव से अच्छा शहर नहीं है भाई। पर क्या करोगे, शहर में चकाचौंध है, गांव के लोग शहर की तरफ भी भागते हैं, पर शहर गांव से तो अच्छा नहीं है। अब अगला आपका ऑप्शन है कि सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, सबसे दूर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सन हो गया, सबसे पहले सन, सन के बाद कौन सा आता है,
वेनियस आता है, वेनिस के बाद मरकरी आता है, उसके बाद अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है, उसके बाद जुपिटर आता है, उसका सैटर्न आता है, उसके बाद यूरेनस आता है। तो ये तो आपका हो गया सन, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शनि, ये हो गया यूरेनस। सबसे दूर में कौन हुआ? यूरेनस। लास्ट में कौन है? यूरेनस, जिसको लोग नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, जिसको लोग नेपच्यून भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये दूरी कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर मापना संभव नहीं है। इसको हम लोग प्रकाश वर्ष के हिसाब से मापते हैं। ठीक है, अब इसी प्रश्न से आपको हम एक और प्रश्न दे रहे हैं, आप हमको कमेंट कीजिएगा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? सर्पी घर्षण जो होता है वह लॉटनी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तरल हवा या जल में गति करने वाली वस्तु की उचित आकार दे करके हम घर्षण को क्या कर सकते हैं? घर्षण को हम लोग कम कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है, किस आकृति की वस्तु पर? तो वह है नौकाकार। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नौकाकार। अगला प्रश्न है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाएगा? तो यह नायलॉन है। रेशम, रेयॉन, पॉलिएस्टर ये सब बनाने के लिए हमें प्रकृति से थोड़ी बहुत प्राकृतिक स्रोतों से स्रोत को लेना पड़ता है कच्चे माल के स्वरूप में, पर नायलॉन पूरी तरह से जो है वो मानव निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो ऑफकोर्स वो नायलॉन ही है। ठीक है, वो नायलॉन ही वो धागे हैं जो सबसे मजबूत होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग पहाड़ में चढ़ने के लिए करते हैं, पैराशूट की रस्सी के रूप में भी करते हैं। ठीक है, ये इसकी दृढ़ता, इसकी मजबूती को दिखाता है। अगला है कि दमकल में जो कर्मचारी होते हैं, दमकल यानी आप समझ गए, दमकल किसे कहते हैं? फायर ब्रिगेड, जो आग बुझाते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं उनमें कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो उनमें मेलामाइन की परत चढ़ाए जाते हैं। अभी मेलामाइन को क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि मेलामाइन जो होता है ऊष्मा रोधी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, इसीलिए, ताकि जो फायर ब्रिगेड है किसी भी तरह से अगर आप आग के संपर्क में आ गया तो खुद के प्राण को वह बचा पाए। ठीक है, या फिर उसके प्राणों को हानि नहीं पहुंचे, इसीलिए मेलामाइन की परत को चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो अगर हमको ध्वनि की प्रबलता का पूछा है तो वह आयाम हो जाएगा, वह कारक आयाम ही है जो ध्वनि की प्रबलता का एक मुख्य कारक है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता घटने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति क्या करनी होगी? अगर हमको ध्वनि की प्रबलता को घटाना है तो उसकी आवृत्ति को भी घटानी पड़ेगी हमको, है ना? तो उसकी हमें आवृत्ति को घटानी पड़ेगी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराश्रव्य ध्वनि। एक तो होता है श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि होता है जिसको हम सुन सकते हैं, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसको हम लोग सुन सकते हैं। इसको अगर सुन भी लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। एक होता है अवश्रव्य ध्वनि या अवश्रव्य ध्वनि जो हम लोग सुन नहीं सकते हैं, जो 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, उससे नीचे होता है। और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि जो आपका प्रश्न किया है, जिसको हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं, अगर सुनेंगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे, तो वो आपका है 20 हर्ट्ज से ऊपर। यानी कि याद रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। यह श्रव्यता परास इसकी इतना ही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुनना नामुमकिन है, इसको लोग सुन नहीं सकते हैं।
इसमें चींटियाँ या चमगादड़ बात करते हैं, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। अगला है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रासर्व्य ध्वनि। ठीक है। अगला बोला कि रिक्टर पैमाना किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। तो रिक्टर पैमाना जो होता है, रिक्टर पैमाना क्या काम करता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो इसके मापन में कौन सा भूकंप की तीव्रता जो है विनाशकारी, तो आपका 7 और 7 से अधिक है वाला है। अगर मान लीजिए कि रिक्टर पैमाना में ये माप आ गया कि भूकंप 7 की रफ्तार से आने वाला है, ये 7 से अधिक की रफ्तार में आने वाला है, फिर वहाँ पर विनाश ही विनाश लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, ये बी नंबर ऑप्शन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। अगला है कि ऊन से रगड़ी गई एवोनाइट की छड़ क्या कार्य करेगी। अगर हम किसी ऊन से एवोनाइट की छड़ को रगड़ देंगे तो वह रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। यहाँ पर ऋणात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा दोनों तरफ से। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ठीक है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 6 है। 6 तरह की प्लेटें भारत में पाई जाती हैं, भारत में के झारखंड में जहाँ भी हो। ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा, इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण अम्ल वर्षा, सीधा सिंपल सी बात है ना, ये क्षरण कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक है ये आपका सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल हो जाएगा, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने का और गायब होने का मुख्य कारण क्या है, तो इस प्रश्न को ज़रा ध्यान दें कि कोई भी प्रजाति अगर कहीं पर रह रही है और अगर हम उसके आवास को नष्ट करेंगे, शिकार करेंगे, तो वहाँ क्यों रहेगी। अगर हम पेड़ लगाते हैं, अगर हम वनों के संरक्षण करते हैं, तब वो लोग जीव वहाँ ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर हम आवासों को विनाश करते हैं, शिकार पर निकलते हैं, तो वह जीव वहाँ बिल्कुल ही रहना पसंद नहीं करेगा। नहीं कि अब सही आंसर हो गया 1 और 4, तो 1 और जो 4 है वो है आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो ये है बिटुमेन। बिटुमेन आप रखिए, बिटुमेन जो होता है सड़क उत्पाद में लाया जाता है। तो चलिए ये आपके कुल 50 प्रश्न हो गए पूरे। ठीक है। और अगर किसी भी तरह से कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना छोटा ही भाई समझिएगा या बड़ा भाई ही समझिएगा, पर कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कोई प्रश्न गलती हुई होगी तो कमेंट में उसको भी बताइएगा। ठीक है। चलिए अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।